ज्योमेट्री में से फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी और सेकंड एक्सरसाइज आएगी और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को, अच्छा प्रीत, मैं एक काम करूं बेटा, पहले तुमको ये करा दूं और उससे भी आधे घंटे के बाद पहले ट्रिको सिखा देता हूं। आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें फिर इसके डिस्कशन कर लूं। ये जो क्वेश्चन भेजे तुमने, प्रीत कैसा तुम बोल रहे हो वैसा करूं? चलेगा चलेगा सर। चलेगा कि शुरू में चलो देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन क्या दिया है, 5 मिनट के क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन ये दिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स इक्वल हैं, तो c की वैल्यू क्या होगी ये आपको मेरे को बताना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ c? अब देखो, आपको पता है इक्वल रूट का कांसेप्ट क्या होता है, d इक्वल टू 0। इक्वल रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको c का वैल्यू चाहिए तो b स्क्वायर इज माइनस 4ac इधर चला गया, और c का वैल्यू हुआ b स्क्वायर अपॉन 4a। ये c का वैल्यू आ गया तुम्हारा। तो कभी भी c का वैल्यू चाहिए, कंडीशन दी है इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0, d का ये फॉर्मूला डालो। अगर abc के टर्म में, तो abc के टर्म में ही c का आंसर निकालो, b स्क्वायर अपॉन 4a। प्लीज ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सभी को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस करो, कोई अगर डाउट है तो मैं हेल्प करूंगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है, आपको एक कंडीशन दी है कि आपका nth टर्म an इज 4n माइनस 5। आपको 12th टर्म ढूंढना है। रोजी बताओ 12th टर्म कैसे ढूंढोगी? 12th टर्म कैसे ढूंढोगी? ओम तुम बताओ, ओम 12th टर्म कैसे ढूंढेंगे? अरे बाप रे, स्मिथ तुम बताओ 12th टर्म कैसे ढूंढेंगे? सर मैं बताऊं क्या से ढूंढेंगे? हाँ बताओ। a प्लस 11d। नहीं, यही तो रॉन्ग है। सीधा n की जगह 12 पुट कर दो। 4 into 12 minus 5, 48 minus 5, that is 43। आपके 12th टर्म आ गई। जब भी an यानी फर्स्ट प्लेस चाहिए तो n में 1 डालो, सेकंड टर्म चाहिए तो 2 डालो, 12th टर्म चाहिए तो सीधा 12 डालो। इतना इजी कांसेप्ट है। प्रीत ये समझ में आया तुम्हें? देखो कभी भी ये आपको मैंने काफी प्रैक्टिस दी हुई है, ऐसे मैंने आपको वर्कशीट बना बना के दिया था जानबूझ के। अब जैसे इसमें ये दिया है 18a b माइनस 3, ये AP में दिए हुए हैं, और a माइनस b का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया था। ये सारे टर्म AP में दिए हुए हैं, तो a माइनस b की वैल्यू आपको ढूंढना है। तो मैंने आपके लिए एक कंडीशन बताया था कि कभी भी आपको ढूंढना है बहुत इसी तरीके से। सबसे फर्स्ट आपके पास है, यहाँ देखो 18 क्या है फर्स्ट टर्म में, और माइनस 3 कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 फोर टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d। माइनस 3 a की जगह आपने 18 डाल दिया, 3 d आपको पता नहीं है, माइनस 3 माइनस 18 इज 3d, माइनस 21 इज 3d, और d का वैल्यू माइनस 21 अपॉन 3 माइनस 7। d पता चल गया, a पता है, d पता है। अब आपको पता है a और b का डिफरेंस आपको निकालना है। a का फॉर्मूला है, a कौन सा प्लेस है? सेकंड टर्म a प्लस d, और b आपका है थर्ड टर्म a प्लस 2d। a की जगह आपने 18 डाल दिया, 18 प्लस d की जगह आपने डाला माइनस 7, माइनस a की जगह 18 प्लस 2 इंटू माइनस 7। 18 minus 7 is 11, 18 minus 14 is 4, 11 minus 4 is 7। तो आपका a minus b का वैल्यू आ जाएगा 11 minus 4। पहले a कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। फिर से समझाऊं? देखो यस सर। किसको पूछा है? जी तुम्हें पूछना है, किसका डाउट है? वीरेंद्र का। अच्छा देखो 18 फर्स्ट टर्म है, a सेकंड टर्म है, b थर्ड टर्म है, माइनस 3 फोर्थ टर्म है।
और आपको बोला 18 जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है और -3 है वो फोर्थ टर्म की वैल्यू। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला था a + 3d। अब आपको d का वैल्यू चाहिए तो a में आपने 18 डाल दिया और 18 को यहाँ लेके -21 is 3d और d का वैल्यू चाहिए तो 21/3 -7 आ गया। d नोन हो गया। अब आपको a - b चाहिए। a कौन सा सेकंड टर्म, a + d फॉर्मूला है। b है थर्ड टर्म, a + 2d। a में आपने 18 पुट किया, d में आपने -7 पुट किया, 18 - 7 11 आ गया। a + 2d, d में -7, 18 - 14 4 आया। 11 में से 4 माइनस किया 7, तो a और b का जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 आ रहा है। बेटा आप लोगों को आया समझ में? पहले ये देख लो, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, पूछ सकते हो आप लोग। सर नहीं आया समझ में। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। आपको a और b नहीं मिलेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि a और b कैसे ढूंढे। फर्स्ट आपको ये 18 कौन से प्लेस पर, ये बताओ विधि। फर्स्ट प्लेस पर a आ गया 18, -3 कौन से प्लेस पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने -3 को फोर्थ प्लेस, फोर्थ का फॉर्मूला था a + 3d। a में 18 डाला, d आपको ढूंढना है, पता नहीं है। 18 यहाँ गया तो +18 -18 -21 इस 3d और d का वैल्यू चाहिए तो -7 आ गया। आपको a भी पता है, d भी पता चल गया। अब आपको चाहिए a - d। a की वैल्यू होता है a प्लस, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, a + d। a में पुट किया आपने 18, d में पुट किया -7, 18 - 7 11, a की वैल्यू 11 आ गई। b का वैल्यू, b कौन से प्लेस में, थर्ड प्लेस पर, a + 2d। a में आपने पुट किया 18, d में पुट किया -7, 18 - 14 4 आ गया। अब a - b, a का वैल्यू 11, b का 4 7। इतना पूछा है, इतने में क्या डाउट है, मेरे को समझ नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन है प्रीत के एग्जाम में पूछे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब ये फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से प्रीत तुम्हें थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन चैप्टर के ही क्वेश्चन पूछे हैं जो मेरे को दिख रहे हैं। ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें d का वैल्यू क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह आप पुट करोगे 1 स्क्वायर, a की जगह 2, c की जगह -1, a की जगह 2, c की जगह -1, 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगी 9। तो d का आंसर 9 है। बस इतना, आपका मार्क्स हो गए। क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसका d क्या आएगा, तो ऑप्शन आपको देखना है क्या ऑप्शन है, 9 है आपका करेक्ट आंसर आएगा। प्रीत समझ में आया? डी का कोई पूरा नाम नहीं है? डी का पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इस पूरा एग्जाम में पूछेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो यानी डी फाइंड करना है। डी को दूसरे वे में डेल्टा भी कहते हैं, बहुत से बुक में डेल्टा नाम है इसका। देखो इसी ढंग से ये दिया है 2x² -√5x + 1 = 0। इसके रूट्स क्या होंगे, यानी x की वैल्यूज क्या होंगी। तो इसके लिए आपको पहले a आपका 2, b आपका -√5, c आपका 1 दिया है। अब d निकालो, b² - 4ac, b में -5 का स्क्वायर, a में 2, c में 1, 5 माइनस प्लस 4 2 जाइए -3 आया। अगर आपका d नेगेटिव आता है तो लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, यानी x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, वहीं स्टॉप हो जाए। अगर d नेगेटिव है तो उसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव d आता तो x का वैल्यू निकालने के लिए -b + -√d/2a, इससे आप b का वैल्यू x का वैल्यू ढूंढते, लेकिन इसमें ढूंढ नहीं सकते हैं क्योंकि d आपका नेगेटिव आया है। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव या 0 आना चाहिए। प्रीत ये समझ में आया कि नहीं? यस सर x = x को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, लेकिन उसके लिए d आपका पॉजिटिव होना चाहिए, =0 होना चाहिए। ये दो होंगे तभी आप निकाल सकते हो, नेगेटिव में नहीं निकाल सकते, वहीं स्टॉप कर देना है, आगे नहीं बढ़ना है इधर।
वीरेंद्र कुछ पूछना बेटा? सर अगर वो डी की वैल्यू सर 0 जो आए दूसरे फॉर्मूला तो क्या फॉर्मूला होगा? डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वही नहीं करना। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये फॉर्मूला यूज करना है एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए। 0 आए तो भी ढूंढना है। सपोज एक्स डी की वैल्यू +3 आ रही है तो आपने लिखा x माइनस बी की जगह आपने -√5 लिखा, प्लस माइनस डी की जगह 3 लिखा, a की जगह आपने 2 लिख दिया। √5 प्लस माइनस √3/4 ये x का आंसर हो जाता है अगर पॉजिटिव होता है d, और 0 होता तो ये 0 हो जाता है, d की जगह आप 0 डाल देते तो ये पूरा हट के आपको x का वैल्यू आता है √5/4। 0 पर आप निकाल सकते हो या पॉजिटिव तो निकाल, नेगेटिव में आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होते, उसका सॉल्यूशन आप ही नहीं निकाल सकते हो। 11th क्लास में निकाल सकते हो, ऐसे नंबर आयोटा होते हैं 11th में। देखिए अभी 10th तक आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 पर ही सॉल्व करना है, नेगेटिव पर नहीं सॉल्व करना। वीरेंद्र समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर हमको तो कोई और मतलब कुछ और बताओ। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक क्वेश्चन और दिया है, प्रीत के एग्जाम हुआ था उसमें उसने मेरे को कुछ क्वेश्चन भेजे। उसने बोला है कि उसकी 21st टर्म फाइंड करना है। अच्छा 21st टर्म का किसी को फॉर्मूला पता है? देवांशी बताओ 21st टर्म का फॉर्मूला। नहीं पता। देखा आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, मैं कंफ्यूज हो a गया। plus 20d। वेरी गुड, a + 20d ये है फॉर्मूला। a और d की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या दी है? देखो कंडीशन दिया है फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4। पहली टर्म उसकी -3 है, दूसरी 4 दिया है तो a तो आपको -3 मिल गया। d ढूंढने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो d आपका 7 आ गया। a पता है, d पता है, यहां पुट कर दो। a में आपने पुट किया -3, d में आपने 7, 140 में से 3 माइनस किया 137 इसकी 21st टर्म है। इतना इजी कंसेप्ट है। कोई भी टर्म ढूंढने के लिए a और d की जरूरत है और a और d आपको खुद सोचना पड़ेगा a क्या और d क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन क्लियर नहीं है। ये वाला नहीं है प्रिंट समझ में? नहीं समझ में आया लेकिन स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं, सॉरी मैं देखता हूँ, उसके लिए मैं देख लेता हूँ क्या सर मैंने भी आपको मेरे यूटी के क्वेश्चंस भेजे, आप ये वाले भी डिस्कस कराओ ना। कौन सा वाला दिखाओ, तुम्हारा कौन सा है? सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आपको। मैं देख लेता हूँ, अभी ये वाले देख लेते हैं और टाइमिंग के ऊपर देख ले, तुम्हारा भी कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टाइम सर मुझे तो यूटी का पेपर मिल गया सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर यूटी का मैथ्स का पेपर मिल गया सर। पेपर मिल गया? कितना आया? हाँ सर। कितने मार्क्स आए? अरे मतलब पेपर देना बाकी है सर। जीत की बात करो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हैं ना एग्जाम में, यही बोल रहे हो ना आप? जीत क्या बोल रहे हो बताओ? सर मैं वंश बोल रहा हूँ सर। हाँ वंश बता, कब है तेरा एग्जाम? सर कल। ए राम, तेरा कल है। कौन कौन से चैप्टर बता दो? फर्स्ट और 15 सर, रियल नंबर्स और ये चल आज फर्स्ट चैप्टर का प्रोबेबिलिटी। तेरे को कौन कौन से चैप्टर नहीं आते बता, मैं वो सिखा दूं। सर मेरे को तो दोनों आते पर प्रोबेबिलिटी थोड़ा वो हो रहा है। चल प्रोबेबिलिटी अभी सिखा दूंगा, बस ये खत्म हो जाए ना तेरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करा दूंगा 5 मिनट के अंदर, तो देख लेना। ओके सर। बस हाँ, ये इनको करा दूं, फिर इसके बाद ये हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? 7, 13, 19, 199। इसमें कितनी टर्म्स है ये आपको बतानी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो मैंने बोला टर्म ढूंढने के लिए पहले a को 7 लिखा, कॉमन डिफरेंस 13 - 7 6 आ गया, और ये अपनी लास्ट टर्म है, इसको an ले लेने का। an का फॉर्मूला a + n - 1d। a में आप पुट करोगे 7, n - 1 कॉमन डिफरेंस में 6, 199। 7 + 6n - 6 is 199। 6 and 7 - 6 is 199।
6n is 199 minus 1. 6n is 198. n is 198 by 6. इसको काटा 6 3 से 18, 6 3 से 18, तो इसमें थर्ड n की वैल्यू 33 आई. n is 33, इसका मतलब ये 33 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 33. तो देयर आर 33 टर्म्स आर देयर. बेटा समझ में आया? प्रीत ये सब क्वेश्चन तो मैंने कराए हुए हैं तुमको. कितने इजी कांसेप्ट पूछ रहे हो तुम मेरे से. नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्या इसका टर्म है या नहीं? -1 3 7 11 डॉट डॉट. इसमें पूछा है क्या 96 में आता है या नहीं आता है. तो आपको क्या करना है, 96 को an मान लेना है. अब 96 an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. 96 a की जगह -1 डाला, कॉमन डिफरेंस आपका देखो 7 माइनस 3 क्या 4, 11 माइनस 7 क्या 4, तो डिफरेंस में 4 डाल दिया. 96 प्लस 1 n minus 1 into 4. 97 is n minus 1 into 4. 97 by 4 is n minus 1. लेकिन ये इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो डिवाइड नहीं कर पा रहा तो n की वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते. Therefore 96 is not its term. इसकी टर्म नहीं है, 96 में नहीं आ रहा है क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और n आपका नेचुरल नंबर है. ये पूरी तरह से कटना चाहिए, कट नहीं रहा है, तो 96 में नहीं आ रहा है. तो ये हो गए आपके एक 10 क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन बता दूं, फिर मैं ट्रिको चालू कर देता हूं. सर मेरे भी क्वेश्चंस करवा दो ना. करवा देते बेटा, फिर सारा कराएंगे, फिर तुम्हारा ट्रिको. सर चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज बाकी रह गए सर, वो ट्रायंगल वाला. वो एग्जाम में नहीं आ रही बेटा. 7.3 डिलीट तो हो गई है. हो गया डिलीट सर. अगर तुम चाहते हो डिलीटेड वाला करना तो मैं करा देता हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है. चले कोई बात नहीं. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी क्या डिलीटेड वाला छोड़ देते थोड़ी समय के लिए, बाद में जैसे टाइम बचेगा मैं डिलीटेड वाले भी करा दूंगा. एक बार रिवीजन के समय डिलीटेड वाले कराता जाऊंगा. अभी टाइम बचाते हैं हम, जितना जल्दी कोर्स जल्दी खत्म कर दें. अच्छा, आप लोग कौन कौन डिलीटेड वाला करना चाहते हो आप लोग बोल दो, मैं करा दूंगा, कोई मेरे को इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने करेंगे. चलो अच्छा, ये वीरेंद्र को सीखना है तो सिखा देते हैं. और किसको सीखना है वीरेंद्र के साथ साथ? सर वो 10th के बाद की छुट्टी आएगी सर, उस टाइम करा दूंगा. अच्छा 10th की छुट्टियों में, ठीक है. अभी तो उस टाइम से आपको फीस देके कर देंगे सर. ठीक है. तो बोर्ड के लिए तैयारी करनी, ठीक है. बोर्ड में तो बेटा नहीं आएगा क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में डिसाइड हो गया है. आप लोग इसके पीछे पढ़ना भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आने वाला नहीं है. हाँ, नॉलेज के लिए मैं सिखा दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेक्स्ट ईयर बैठने वाले हो तो आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए. चलो अब ये देखो क्वेश्चन है, द टू नेचुरल नंबर आपको ढूंढने हैं जिनके बीच में डिफरेंस 3 दिए हैं. दो नेचुरल नंबर हैं, x माइनस वाई इज 3, और दूसरा दिया है इनके स्क्वायर का सम, मतलब इनको स्क्वायर करके आपने प्लस किया तो 117 आ रहा है. तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 और उनके स्क्वायर का सम 117 आ रहा है? तो आप ऐसे कुछ में कंफ्यूज मत होना. आप पहले x की वैल्यू को 3 प्लस वाई कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस वाई को राइट में ले जाओ, और ये x की जगह आप ये वाली वैल्यू उठा के ले आओ. सेकंड इक्वेशन y स्क्वायर इज 117, x की जगह आप 3 प्लस वाई लिख दो, फिर a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर 280, 6y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 117, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 117, क्योंकि राइट हैंड साइड में लेकर आ गई. 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 इज 0. 2 से सब कट रहे, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 36. ये आपकी सर आपका बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर. ब्लड दिख रहा है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. 1 मिनट रुको, हो जाता है बेटा प्रॉब्लम, नेट थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है. अभी देखो दिख रहा है तुम्हें क्लियर? क्या अभी दिक्कत आ रही है बताओ? नहीं, सही है. सही है ना बेटा? कहीं दिक्कत है मेरे को इन्फॉर्म कर देना. तो ये आपका 36 नहीं आएगा. क्या बोल रहे हो? -54 आएगा. 36 नहीं आएगा. क्यों? 3 के टेबल 54 होता है. 54. सॉरी मेरी मिस्टेक. 54.
कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको इंटू करने से 54 माइनस करने से 3 आता है? 6 9 जा 54, 9 माइनस 6 3 आता है, तो 9 और 6 आपके मिडल नंबर हो गए। 9y माइनस 3y 6y माइनस 54 इज 0, y कॉमन माइनस 6 कॉमन, तो ये आया y माइनस 6 और y प्लस 9 इज 0, फैक्टर्स आ गए, तो y माइनस 6 इज 0, y प्लस 9 इज 0, y का आंसर 6 आ रहा है, y का आंसर माइनस 9 आ रहा है, लेकिन y क्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसको यही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको नेचुरल नंबर बोला है, तो y 6 है, 6 यहाँ पुट किया, 3 प्लस 6 तो दूसरा नंबर है 9, तो 9x है, y का वैल्यू 6, तो आपके दो नेचुरल नंबर है 9 और 6 जिसका डिफरेंस 3 है और इनके स्क्वायर का सम 117 आ रहा है। प्लीज आगे समझ में बेटा? हाँ सर। थोड़ा अप्लाई करना सीखो बेटा, आपको आप क्योंकि 10th में आपको 11th 12th अब आपकी क्या आपको खुद से इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। देखो अब है ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट सिखा दूं। पहले क्या होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री पहले समझ लेना। ट्रिग्नोमेट्री देखो बहुत जनों ने सीखा ट्रिगो होता क्या, हम लोग क्यों सीख रहे हैं चैप्टर, और ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th 11th में भी है, 12th में भी और इंजीनियरिंग लाइन में भी है। इवन दो जो कॉमर्स में सीए करते हैं उनको भी ट्रिगो सीखना पड़ता है। ऐसा क्या चीज है इसमें ट्रिगो, कोई बता सकता है ट्रिगो होता क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रिगो आप लोगों ने सीखा बहुत से बच्चों ने। चलो रैनी बताओ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, किस चीज को पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम? रैनी बताओ कि सो गई रैनी तो? हाँ सर। बोलो। नहीं सर। नहीं तो बताओ सर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल के मतलब साइड, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में। राइट है, बिल्कुल सही। उनकी रिलेशनशिप क्या होती है? वेरी गुड, बहुत सही बता। महक तुम बताओ, तुम्हारे स्कूल में तो हो गया है, तुम बताओ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या है? इसकी जो वर्ड की लैंग्वेज क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, बताओ। महक शाह, महक जी बोलो। तो पता नहीं। ए राम, तुम क्या पढ़ते हो स्कूल में, पता ही नहीं रहता। कृष्णा पटेल तुम बताओ। कृष्णा पटेल, कृष्णा बोलो बोलो। थॉमस सर की आवाज ही समझ में नहीं आती, बोल दो। हाँ सर सही बोला। नहीं आता तो नहीं आता सर। सही बात है। देखो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्राई यानी 3, ट्राई का मतलब 3, THREE, गॉन का मतलब साइड्स, मैट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम 3 साइड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसमें हम तीनों साइड का मेजरमेंट निकालेंगे तो हमें उसको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करना है, यानी मेजरमेंट करना 3 साइड्स का। इसमें क्या होता है, हम लोग जो ज्यादा देखो अभी तो है 10th तक, आप क्या देखोगे कि सामने वाली जो चीज आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो हमेशा राइट एंगल पर है, और वो तुमसे बहुत ऊंची जगह, जैसे आपके कोई बिल्डिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो उस समय आपकी हाइट उसके सामने 0 लेवल पर, मतलब 0 मान के चलो। तो आपने जब उसको देखा तो मैंने देखा उसका बॉटम ये रहा आपके आईज के सामने और ये रहा टॉप को देखा, तो आपने इस चीज को देखा, तो ये जो देखा है ये आपका आईज हो गया थीटा, इसको कहते हैं थीटा। थीटा, ये थीटा क्या है, आपकी आईज। आपने इसके टॉप को देखा, इसके बॉटम, जब भी आप टॉप और बॉटम के बीच में देखो तो ये आपका आईज बन जाता है, ये एंगल। ये इसके सामने जो भी आपका ये आए, इसकी पूरी लेंथ आ गई, जिसको कहते हैं वो परपेंडिकुलर आपके। और वो बिल्डिंग आपसे कितना दूर खड़ी है, वो जितना दूर है वो आपका बेस हो गया, और वो राइट एंगल के सामने को पता है हाइपोटेन्यूस आता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं कि आइज से लेकर टॉप तक के बीच का डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस हो गया। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऊपर बिल्डिंग पर खड़े होकर कोई फ्रेंड नीचे जा रहा है या नीचे कार चल रही है, मतलब कोई भी फ्रेंड नीचे से बुला रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस समय क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप खड़े हो वो उसकी टोटल हाइट,
यहां से तुम देख रहे हो तो पहले उसके बॉटम को देख, ये देखो ये टॉप हो गया, ये बॉटम, इसके बीच में आपका आईज बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना। तो आप उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, ये आईज है, ये आईज नीचे की ओर जा रहा है तो इसको कहते हैं आपका एंगल नीचे हो रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे की ओर देख रहे हो, एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर देख रहे हो। एलिवेशन होता है ना, एलिवेटर क्या होता है, लिफ्ट होती है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो एलिवेशन, नीचे की ओर आता है तो डिप्रेशन। कभी भी जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी आप सब देख रहे हो तो आपकी आईज थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रही है तो एलिवेट हो रही है। जब आप नीचे कुछ लिखने बैठते हो कॉपी में तो आपकी आईज नीचे की ओर आ जाती है, तो वो आईज आपके डिप्रेशन में आ जाती है, नीचे की ओर आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि वो सामने वाली चीज आपसे हाइट में नीचे की ओर है। तो ये जो एंगल बना इधर अगर हम देखें तो ये एंगल आपका थीटा, इसके सामने आपके ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आपका पी हो गया, 90 के सामने एच, और यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है वो आपका बेस हो गया। जब भी आप इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो सामने वाला आपका पी, 90 के सामने एच और ये बी। अब ये चीज तो ठीक है, ये तीनों साइड्स के बारे में हमने समझ लिया। फिर से समझ लेते हैं, अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये पी और 90 के सामने एच, और अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपका पी, ये एच और बी। यानी आप ये समझना कि आईज के सामने वाली जो भी साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई साइड वो बेस हो जाएगी। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये पी, ये बी और ये एच, ये तीन चीजें याद रखने की है। आईज आपकी यहाँ पर है या यहाँ पर, आईज कभी 90 डिग्री पर नहीं होती है, कभी भी हम सीधा 90 डिग्री देख ही नहीं सकते। जरा सब लोग देखो, क्या 90 डिग्री पर आप आंख को उठा सकते हो कि नहीं, चेक करो 90 डिग्री पर देख सकते हो, गर्दन नहीं हिलानी है। सर ये आपने क्या बोला था, वो अभी लास्ट के दो ट्रायंगल में क्या बताया सर आपने? मैं बता रहा हूँ, गर्दन को हिलाए बिना आप 90 डिग्री पर देख सकते हो, पहले ये बताओ। आप 90 डिग्री पर, आप 90 डिग्री का मतलब होता है आप सर को हिला बिना आपकी आंख ऊपर जा ही नहीं सकती। मैक्सिमम आपकी आई जो हिलेगी वो आपकी आईज कितनी डिग्री तक हिल सकती है, 60-70, उससे ऊपर नहीं जाती है, और 0 डिग्री पर भी नहीं आती आईज। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखो, फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 3 साइड्स का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखने का, अगर ये आईज है, ये एंगल बना तो ये पी बी एच, और अगर आपका एंगल ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है तो ये पी बी एच, एच हमेशा 90 के सामने होगा। अब हमें जो लर्न करना है, 6 रेशियो लर्न करने हैं। कौन कौन से 6 रेशियोज हैं? सबसे पहला रेशियो आता है कि अगर आप इस साइड को p को h से डिवाइड कर रहे हो, p को h से, तो इसका नाम होता है साइन थीटा। b को h से डिवाइड कर रहे हो तो इसका नाम है cos थीटा, जिसको फुल फॉर्म में SINE साइन, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में SINE ना लिख के साइन थीटा। अगर सिर्फ तुम साइन लिखते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? साइन क्या है? साइन p और h का रेशियो है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपनी आईज नहीं बनाई तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपकी आईज के हिसाब से p b h डिसाइड होते हैं। अगर आपकी आईज यहाँ पर नहीं है तो इसका p और h आपको पता ही नहीं है, इसलिए हमेशा आप जब भी बनाओगे साइन थीटा तो p और h का ही रेशियो। जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया, ये थीटा है, ये आपका 6 8 10 ट्रिपलेट बनेगा, कि राइट ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट कंपलसरी। सर p का फुल फॉर्म क्या है? p का फुल फॉर्म है परपेंडिकुलर, b का फुल फॉर्म है बेस, h का हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अगर मेरे को दिखा तो थीटा के सामने ये p, ये b और ये h, मेरे को साइन थीटा चाहिए। साइन का मतलब होता है p और h का रेशियो, p/h, यानी 6/10। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो 3/5, तो साइन थीटा आपका 3/5 हो गया। ये ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ थीटा 6 8 10। अब इसके हिसाब से ये p, ये b और ये h हो गया। मैंने बोला मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो p/h, p का वैल्यू 8, h का वैल्यू 10, तो 4/5 ये हो गया। ये थीटा गिवन होगा? थीटा आपकी आप आईज हमको दिया होगा कि आपकी आईज इधर है, तो इसी के हिसाब से p/b/h डिसाइड करना है। अगर ये आईज क्लियर नहीं हुई तो आप देखो 90 पर कभी नहीं होगी, ये 90 पर कभी आईज नहीं आएगी। आईज यहाँ तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी।
कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, ये याद रखना। ये दोनों एक्यूट एंगल पर ही आइज होगी। अब देखो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन। आपने देखा जो साइन थीटा होता है कंपलसरी है जिसका फुल सर, फॉर्म रेशियो इक्वल होना कंपलसरी होता है। क्या बोल रहे हो? रेशियो इक्वल होना कंपलसरी होता है इसमें। हाँ कर दो ना, हो जाए तो क्यों नहीं कर रहे हो, या आप डर क्यों हो रहे हो? देखो साइन थीटा को फुल फॉर्म में SINE साइन बोलते हैं। याद रखना एन यूज नहीं करते शॉर्टकट में साइन। अगर आप सिर्फ साइन लिखते हो तो कोई भी रेशियो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि आपकी आइज डिसाइड नहीं हो रही है। कभी कभी बहुत से लोग क्या होते हैं राइट ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अगर यहाँ पर आपकी आइज है तो आप थीटा के लिए एंगल A भी लिख सकते हो, साइन A, तो यानी A पर आपकी आइज है। अगर C पर आइज है तो साइन C लिखोगे, B पर आइज तो B साइन B पॉसिबल नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पर आइज नहीं होती है, इसलिए साइन B नहीं होता है। चलो बच्चों समझ में आया तुम लोग को? अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम क्यों होती है? साइन जो रेशियो है, याद रखना साइन एक रेशियो है P और H का, इसके वैल्यू 1 से कम क्यों होती, कोई मेरे को बता दो। सर वो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। वेरी गुड, हाइपोटेनस हमेशा ये बड़ा है P और H में, जो H है वो P से बड़ा होता है, और अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है ऊपर वाली छोटी होती है तो रेशियो हमेशा 1 से कम आता है। जैसे रेशियो, जैसे यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ 7, 10 से बड़ा तो लिख ही नहीं सकते हम, तो ये नंबर हमेशा 1 से छोटा आएगा। हाँ अगर ये 10 के इक्वल आ जाए तो ये 1 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती क्योंकि ये दोनों इक्वल होते ही नहीं है। तो ये याद रखना, साइन थीटा की जो वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 आ सकता है अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाइज करती है। सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाँ वो मैं बताऊं कब इक्वल हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो आप 90 डिग्री पर देख रहे हैं किसी को, आपने 90 डिग्री, तो आपके ये जो आप यहाँ पर ना खड़े होकर आप इसके नीचे खड़े हैं, तो आपका जो ये P है और जो H है वो एक ही लाइन के ऊपर है, और जो बेस है वो आपका 0 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने जो बेस है वो 0 कर दिया, तो P और H दोनों इक्वल हो गए, और P और H यानी 1 H by H करने से 1 आ गया। तो जब भी आप 90 डिग्री पर देख, आपने बोला कि 90 डिग्री से देख ही नहीं सकते। हाँ मैं बोलूँ देख नहीं सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसा है कि अगर मान लो आप 90 डिग्री पर एस्टिमेट किया है ना सर, उस समय P और H इक्वल हो जाता है, ये याद रखना, क्योंकि उस समय ट्राइंगल नहीं बनेगा। हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं और जब P और H इक्वल है तो अंदाजा लगाया ना सर। हाँ बोलो, हेलो। अब देखो नेक्स्ट P और H इक्वल कैसे हुए उसमें? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज देखो, आप यहाँ पर खड़े हैं, चिड़िया आपके ऊपर उड़ रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो आपको सीधा उसको देखना पड़ेगा, तो ये आपका जो डिस्टेंस है, आप इसी के यहीं से खड़े होकर इसको देख रहे हैं, तो यही P और यही H, और B तो है ही नहीं आपका बेस। तो देखो राइट ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके नीचे खड़े हो सीधा 90 पर देख रहे हैं तो ये 0 हो गया, तो ये समय ये दोनों इक्वल हो जाते हैं P और H। उस समय आपका साइन थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तभी ये P और H की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई वीरेंद्र? ये मैं बताऊंगा अभी, सेकंड एक्सरसाइज में पूरा समझाऊंगा। सेकंड रेशियो, सेकंड रेशियो जो मैं बता रहा हूं वो है इसका उल्टा, जिसको कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, उसमें हम P by H के लिए H by P कर दें। जब भी हम ये आइज है कि P और H, ये B हो गया, ये 6, 8, 10, अगर हम इसका उल्टा लिखें H और P का रेशियो लिखें तो यही रेशियो साइन थीटा कोसेक थीटा में, जिसका फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, जिसको हम कोसिकेंट, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम कोसेक लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कोसेक का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, 1 से ज्यादा क्यों होती है? सर मैं आपको यूटी का पेपर सेंड कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर बड़ा होता है।
इसमें जो h सर और p से बेस बड़ा होता है। h p से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा। चलो आज है ना इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम से रीज्वाइन करना आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए।